तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। सुबह का वक्त है, मॉन्स्टर्स का जोश है और दूसरा दिन है, लगातार हम सेम एनर्जीज के साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं इसी श्रृंखला में सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो श्री शुभंकर मिश्र जी का छोटा सा एक फूल लेकर स्मृति चिन्ह लेकर स्वागत करें। ये स्मृति चिन्ह आपको विश्वनाथ याद दिलाता रहेगा। मैं सर से अनुरोध करूंगी कि कृपया राम कुमार तिवारी सर का भी स्वागत करें। और जैसा कि मुझे ज्योति रघुवंशी मैम ने बताया, हमारी भोपाल की, हमारे मध्य प्रदेश की शान नीलेश रघुवंशी जी का भी जोरदार तालियों से। हाँ, मैंने अभी आपको पढ़ना है, उन्होंने मुझे काफी कुछ चीजें बताया उन्होंने कि हाँ मेरा डिसिप्लिन इकोनॉमिक्स है, लेकिन मुझे बताया गया है कि आपकी किताबें मुझे जरूर पढ़नी चाहिए और निश्चित ही मॉरिशस से लौटने के बाद मैं पढ़ूंगी। हम आपको सुनते भी रहते हैं और हम आपको हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं विश्व हिंदी साहित्य में नई अभिव्यक्ति। और जब भी नई अभिव्यक्ति को लेकर कोई बात होती है, नई अभिव्यक्तियों को लेकर बात होती है, तो बहुत सारे प्रसंग रहते हैं। सामान्यतः जब लोग, अभी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, नीलेश जी कह रहे हैं कि हम लोग विश्व हिंदी साहित्य पद देखकर कई बार थोड़ी सी घबराहट भी होने लगती है कि ये विश्व हिंदी साहित्य क्या है। वैसे जो भी हिंदी में लिखा जा रहा है वो सब विश्व हिंदी साहित्य ही है, चाहे वो इंग्लैंड में बैठकर लिखा जा रहा हो, अमेरिका में बैठकर लिखा जा रहा हो, या भारत में तो लिखा ही जाता है, भारत के अलग अलग हिस्सों में लिखा ही जाता है। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारी नई चीज़ें हैं, बहुत सारे जो नए लेखक अभी आए हैं, बहुत सारे नए कवि आए हैं, बहुत सारे नए ऐसे लोग आए हैं जो कथेतर साहित्य लिख रहे हैं और बहुत नए ढंग की चीज़ें लेकर आ रहे हैं। वो सब भी हमारी चर्चा के केंद्र में उसे होना चाहिए। तो सबसे पहले नीलेश जी, कोई बात नहीं, बात रखिए। मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि जितेंद्र जी मुझे बिल्कुल नंबर 1 पे रखते। आप नंबर 1 हैं। कल कविता पाठ जब था तो भी नीलेश से शुरुआत है। बलराम सर का भी जी, बलराम जी का भी हार्दिक जोरदार तालियों से बलराम सर का भी स्वागत। Wait, sir. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विश्वरंग का और विश्व हिंदी सचिवालय का, मॉरिशस का, कि आप सभी इस पर आए। और जैसा कि हमारा विषय है विश्व हिंदी साहित्य में नई अभिव्यक्ति, तो विश्व, जिसे अभी बताया, हम लोग पहले बात ही कर रहे थे कि विश्व हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य, एक ही बात है कि भारत में बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी पर बात कर रहे हैं। तो अब नई अभिव्यक्ति को लेकर कई तरीके की बातें होती है। एक तो होती नई अभिव्यक्ति, यानी कहने के तरीके कितने नए बदले हैं। हम उस पर बात करें कि भैया कविता कहने का पहले कैसे कहते थे और विकसित होते 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 आज हम कविता को अपनी खुद की भाषा में, अपनी जबान में कविता से बात करने लगे। कहने का ढंग कि मुझे कुछ कहना है और नए ढंग से कहना, एक नई अभिव्यक्ति ये हो सकती है। दूसरे पे हम सोच सकते हैं भाषा, तकनीक, उसके संवेदना का विस्तार, वैश्विकता, यानी कि एक छोटी जगह बैठ के हम जो बात कह रहे हैं, लेकिन हमारी जमीन जो है वो विश्व तक जाती है या बहुत दूर तक जाती है। बहुत दूर बैठा व्यक्ति भी हमारी उस अभिव्यक्ति से, जो हमारी अभिव्यक्ति, उससे वो अपना तादाद में करता है और वो हम अभिव्यक्ति के स्तर पर एक स्तर पर पहुंच जाते हैं, हम एक हो जाते हैं। तीसरा इसमें आता है कि नई अभिव्यक्ति, यानी नए लिखने वाले। अगर हम बहुत सामान्य तौर पर सोचेंगे तो हम ये भी सोच सकते हैं कि नई अभिव्यक्ति कौन कौन लोग हिंदी या वैश्विक हिंदी साहित्य में नई उपस्थिति किस किस की है। अब नई उपस्थिति को अगर हम लेंगे तो आज के जो समकालीन साहित्य है, जो जिसको वैश्विक कहें तो मतलब भारतीय हिंदी साहित्य, तो हिंदी जो लेखन है उसमें आज जो लिखा जा रहा है एक साथ कई पीढ़ियां सक्रिय हैं। एकदम विनोद कुमार शुक्ल हैं और नंद किशोर आचार्य जी हैं, हमारे साथ मुकेश वर्मा जी बैठे हुए। तो अगर हम कहानी पे बात करेंगे या कविता पे बात करेंगे, जब हिंदी में बात करेंगे तो मुकेश वर्मा जी भी हैं, लेकिन तो फिर कुणाल भी, और कुणाल के बाद फिर जो बनमाली का युवा, अभी आपने जो कहानी विशेषांक निकाला, तो एकदम युगतर्क भी है। तो इस समय में एक साथ 4-5 पीढ़ियां सक्रिय हैं। तो अगर हम नई अभिव्यक्ति की बात करेंगे तो हमें अगर बहुत ज़्यादा जाने, हमें सबसे पहले निर्धारण करना पड़ेगा कि हम 90 के बाद
कि नई अभिव्यक्ति या 2000 के बाद या 2010 के बाद, कुछ ढंग से तो अभिव्यक्ति को लेके कई चीज़ें होती हैं, और जो मुझे लगा ये मेरा सोचना है। अब आगे बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी, आपने अपनी कुछ बातें रखी। दरअसल ट्रेंड के आधार पर भी देखना चाहिए कि अभिव्यक्ति कैसे चीज़ें चल रही हैं। जो युवाओं का साहित्य अभी अभी आ रहा है, जैसे आप बनमाली के नए अंक का जिक्र कर रही हैं, जो युवा लेखन अंक है या युवतर लेखन अंक जो आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो संवेदना और कथ्य के धरातल पर जो पिछली पीढ़ी है उससे थोड़े भिन्न है, उनके भाषा का व्यवहार भी थोड़ा सा भिन्न है। उस पर भी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। उस पर भी, चाहे वो कविता का मामला हो या कहानी का मामला हो, और जैसा मैं कह रहा था कथेतर का भी मामला हो, यहाँ तक कि आलोचना के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ट्रेनिंग है आलोचना की, उससे भिन्न ढंग से चीज़ें आ रही हैं। तो मैं राम कुमार तिवारी जी से निवेदन करूँगा कि वो बताएं। नमस्कार सभी का। मुझे सबसे पहले लगा इस विषय को लेके, जब मुझे पता चला कि नई अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या नई दृष्टि भी है, क्या नई दृष्टि की भी बात है? क्योंकि अभी पिछला जब पहला विश्व रंग कार्यक्रम हुआ था, संतोष जी ने विश्व की संभव दृष्टि को लेके गांधी, टैगोर साहब और श्री अरविंदो को लेके संभव दृष्टि पर एक लंबा विमर्श हुआ था, गहरा हुआ था। रमेश चंद्र राय साहब, नंद किशोर आचार्य जी, सुधीर चंद्र जी की भविष्य की दृष्टि क्या हो सकती है। तो अगर हम अभिव्यक्ति की बात करें तो पहली बात है कि दृष्टि क्या है। तो उस दृष्टि है भी कि नहीं है कि हम जो भी आ रहा है उसको लिखते चले जा रहे हैं। क्योंकि अब जितने भी 19वीं 20वीं सदी के विचार थे वो इस समय मनुष्य को थामने में नाकाफी हो रहे हैं। और हम देख रहे हैं चारों ओर युद्ध, विघटन, लड़ाइयाँ, एक घमासान मच गया है लगभग। इसमें दृष्टि का बहुत महत्व है अभिव्यक्ति के साथ साथ, और ये दायित्व बोध भी। गे जी ने कहा था कि हिंदी समूची भारतीय संस्कृति की संवाहिका है। अगर वो संवाहिका है तो क्या हिंदी साहित्य भी भारतीय संस्कृति का संभाग है? उस साहित्य में कितना कुछ संस्कृति का अंश है या बिल्कुल हम विस्मृत होकर मुक्त होना चाहते हैं? तो ये बहुत सारी प्रश्न है, बहुत बड़ा विषय है, उनकी बहुत सारी उलझने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम उस अर्थ में भारतीय दृष्टि को विश्व दृष्टि के रूप में नहीं देख रहे हैं कि एक रोमानियत या एक नॉस्टैल्जिया के कारण, या जो जिसका बहुत सारा अंश होता भी है, हम उन सारे, क्योंकि हमने हमारे यहाँ हमें इस बात का भी है कि हमने उसको बहुत ही चक्रीय रूप में देखा है, महाकाल के कॉन्सेप्ट में देखा है। हमने सिर्फ शताब्दियों में नहीं देखा है, दशकों में नहीं देखा है। इसलिए जो हमसे बहुत सारा तो कहीं मुकुंद लाड जी का भी एक मैं चर्चा करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि हमारा पूर्वा पक्ष जितना बृहद होगा, हमारी ग्राह्यता भी उतनी सकारात्मक होगी। अगर पूर्वा पक्ष नहीं है तो हमारे यहाँ फैशन के रूप में बहुत कुछ आएगा। दुर्भाग्य से लेखन में भी फैशन के रूप में बहुत कुछ आया है नए के नाम पर। तो हमें उसको प्रश्नांकित करना पड़ेगा कि वो फैशन के बतौर आ रहा है कि हमारी आत्म की, हमारे मनुष्य की, हमारी समाज की जो क्राइसिस है उसकी अभिव्यक्ति में आ रहा है। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें। मतलब दूसरी चीज़, जैसे हमारे यहाँ जिजीविषा का, अपराजय जिजीविषा का प्रश्न था, तो गरीबी से गरीबी में, भयानक भयावह गरीबी में किसी ने आत्महत्या नहीं की। लेकिन आज के समय में बड़े धनाढ़ लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो वो जीवन का सम्मान कितना था, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जीवन परिस्थिति से बड़ा था, आज हमने परिस्थिति को बड़ा बना दिया और जीवन को छोटा बना दिया। एक भयानक ट्रेजेडी ये हुई है कि हम जीवन का सम्मान भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब नई अभिव्यक्ति में कौन सी चीज़ आएगी, हमको किस तरह से हम दिशाबोध में जाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। मतलब है ना,
इस पर हमें बहुत बहुत विचार करना पड़ेगा और बड़े उससे, जैसे मैं और तो क्योंकि अब थोड़ी सी व्यवहारिक बात कर लें कि कल वो रामदेव धुरंधर साहब, इतना तो समय नहीं है कि हम विधिवत सारी नई अभिव्यक्तियों पर भाषा संरचना और शैली और सब पर बात कर सकें, लेकिन रामदेव धुरंधर साहब की मैंने लघु कथा पढ़ी थी रिहा, और मैं उसको पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हुए। छोटी सी लघु कथा है जिसमें एक लड़की है रिहा, उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ने जाती है, रास्ते में अहाना का घर पड़ता है जिसकी एक बच्ची हुई, झूला से गिर गई, 4 दिन बाद वो खत्म हो गई। पति शेयर मार्केट में घाटा खा गया तो उसने सुसाइड कर लिया, अब वो अकेली रह गई। पति का जो धन छोड़ के गए थे उसी पर वो जीवन यापन करती, बाहर बैठी रहती है। तो उस रिहा की माँ आती है, बोली तुम बाहर मत बैठा करो, मेरी बच्ची तुमसे डरती है, इस तरह से। तो बोला ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बच्ची को क्यों डराऊंगी, है ना, मैं किसी की बच्ची को भी क्यों डराऊंगी। बोले नहीं नहीं वो डरती है। तो बोले हाँ नहीं बैठेंगे, लेकिन दूसरे दिन वो फिर वहीं बैठी, तो उसने पुलिस को रिपोर्ट कर दी। पुलिस आई तो बोले ये ऐसी शिकायत है आपकी। तो बोले इसमें मैं बताओ क्यों, मेरा दोष क्या, मैं बैठी हूँ। तो वो क्या नहीं नहीं फिर उस समय मत बैठा करो, लेकिन वो फिर भी बैठती है। और वो बच्ची स्कूल से आती है तो इतनी डर जाती है कि अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ लेती। शाम को उसकी तबीयत खराब होती है, वो नहीं रहती। उसकी माँ फिर रिपोर्ट करती है कि मेरी बच्ची इसके कारण नहीं, तो उसको जेल हो जाती है। अब वो जेल में बैठी रहे और ताकती रहती है। लोग बोलते हैं क्या देखते हो, बोले वो मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ, रिहा मेरी बेटी है। अब आप देखो कि हम जो हमारा बहुत प्रदर्शन से भरा दिखावटी देखना है, जिसमें हम प्रदर्शन होता है ज़्यादा रिश्तों का, प्यार का, और जो वास्तव में अपनी बेटी की तरह देख रही है, उसको हम समझते हैं कि ये मतलब हमारी इमेज बना दी कि ये डायन है या ये इससे डरना चाहिए। तो जो अंतस की इतनी गहराइयों से दूसरी की बच्ची में भी अपनी बच्ची नहीं रही तो अपनी बच्ची देखती है, तो जो हमारा देखना इतना दूषित हुआ है कि अंतरात्मा का देखना, हम जो देख रहा है हम उसको अपना प्रतिपक्ष या उसको पागल समझ रहे हैं या दुश्मन समझ रहे हैं, और जो बहुत एक ऊपरी सतही औपचारिकताओं से गिरा है उसमें हम गदगद हो जाते हैं। तो ये कहानी इसलिए हमारे देखने को हिला देती है। और इसी तरह से एक नवीन सागर, सब लोग जानते हैं हिंदी के विलक्षण कवि रहे, उनकी भी काव्य की 2 पंक्तियां हैं कि जिनके घर नहीं हैं वो हर घर के सामने संदिग्ध है। तो अब जो जिनके घर नहीं हैं बेचारे, वो स्वप्न की तरह भी तुम्हारे घर को देख रहे हो, लेकिन ये कौन खड़ा है, क्यों खड़ा है, क्योंकि हमें मनुष्य के प्रति एक ऐसे संदिग्ध उठे हैं, हम इस आधुनिक सभ्यता में इतने भयानक हो गए हैं कि हमने देखना हमारा छूट ही गया है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां हम नई अभिव्यक्ति को, और दूसरी एक अंतिम बात में ये नई अभिव्यक्ति कोई नया लिखना नहीं है समय से, कि हमने रात में ये कविता लिखी, सुनो भाई साहब, नया तो हो सकता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी हमारे लिए एकदम नई कहानी भी, तो नया और एकदम नया इतना भाषा हो सकता है कि उसको बुहार देना उसी समय ठीक रहेगा। तो नए के लिए बहुत ही संदर्भों में, बहुत से आयामों में बहुत विधिवत जानने की जरूरत है, और इसमें वो सारी दृष्टियों को सम्मिलित करना पड़ेगा। जैसे भारतीय चराचर दृष्टि, मनुष्य ही केंद्र में क्यों, ये तो पश्चिम का कॉन्सेप्ट था, उस अर्थ में नहीं, जब से मनुष्य केंद्र में है सारे हमारे क्राइसिस पैदा हो गए चारों ओर, चाहे पर्यावरण का ले लो, हवा का ले लो, पानी का ले लो। तो मनुष्य इतनी ज़्यादा दम्भ से कैसे भर सकता है, तो वो अपनी मर्जी से बिना किसी कृतज्ञता भाव के कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। तो जो अराजकताएं हो रही हैं, जो एक असंतुलन पैदा हो रहे हैं, जो अभाव पैदा हो रहे हैं, इसके लिए कौन सी दृष्टि हो सकती है, उन कितने सारी दृष्टियों का हमें संतुलन बनाना। और दूसरी चीज जो हम एक रेखी सोचते हैं वो दरअसल चक्रीय होता है, इस अर्थ में अगर उसका पृष्ठ तनाव किसी भी चीज से, अगर आंतरिक हमारा पृष्ठ तनाव नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, तो वो एक रेखी बढ़ना हमारी नियति हो जाती है। लेकिन उसका पृष्ठ तनाव है कि नहीं ऐसा बने, तो वो रिजल्टेंट में एक कोण बनाएगा।
जो धीरे धीरे केंद्र की ओर झुकता चला जाएगा और अंत में वो चक्रीय होगा। तो हमारा जो रचना का पृष्ठ तनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो हमको एक नियति की ओर ले जाने से रोकता है और एक विचलन पैदा करता है, और उस केंद्र की ओर जहाँ सारी चीज़ें केंद्रीय हो सकती हैं मनुष्यता की, सृष्टि की, उस ओर ले आता है। इसलिए रेखीगत प्रगतिशीलता की कोई अवधारणा मुझे वो लगती है चक्रीय, हम बार-बार संतुलन की ओर आते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद राम कुमार तिवारी जी। दरअसल नई अभिव्यक्ति को या नए दौर को कई तरह से देखना जरूरी है। यह भी एक समय आया है जब लोकप्रिय साहित्य नए कलेवर के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। नई हिंदी और इस तरह की पदावली के साथ हमारे बीच आ रहा है, और जो सहृदय समाज है वो उसे देख भी रहा है। बहुत दिन नहीं बीते हैं, 2 दशक या 3 दशक ही बीते हैं जब रेलवे स्टेशन पे गुलसनंदा मिल जाया करते थे। सुरेंद्र मोहन पाठक को खैर अब भी मिल जा रहे हैं, और अब पेंगुइन उन्हें छापता है। राजकमल जहाँ पर प्रवेश नहीं था इन चीज़ों का, वो उनकी आत्मकथा प्रकाशित कर रहा है। यह एक पूरा व्याकरण बदला है, बाजार का भी व्याकरण बदला है, रिश्तों का भी व्याकरण बदला है, बहुत सारी चीज़ें गड्ढमड्ढ हुई हैं। जो चीज़ कल हम घासलेटी कहकर, लोकप्रिय कहकर किनारे रख देते थे, आज बड़ी सजावट के साथ हमारे सबसे जो प्रमुख और कई बार तो प्रतिबद्ध माने जाने वाले प्रकाशन गृह रहे हैं, वो भी उसको छाप रहे हैं। और उनको पढ़ने वालों की संख्या जैसे पिछली शताब्दी के अंतिम वर्षों में बड़ी होती थी, आज भी है, वो पढ़े जा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। अभिव्यक्ति के धरातल पर भी यह देखना होगा कि आखिर वो बदलते समय के व्याकरण को, बदलते पारिवारिक व्याकरण को, जो संबंधों का पूरा गणित है, जो प्रमेय बदल रहा है, उसको किस ढंग से रख रहे हैं कि वो हाथों हाथ लिए जा रहे हैं। हम सब लोग प्रतिबद्ध साहित्य के समर्थक लोग हैं, लेकिन वो क्या वजह हैं कि आज बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो प्रतिबद्ध साहित्य में अभिव्यक्तियां हैं वो बहुत पुराने किस्म की रचनाएं हैं, उनमें कोई नवोन्मेष नहीं दिखाई दे रहा है, नई चीजें नहीं। ये आलोचना के सामने भी संकट है कि वो किस तरह रेखांकित करें, इन चीजों को कैसे सामने रखे। तो अल्पना जी धन्यवाद। अच्छा हुआ कि जितेंद्र जी चीज़ों को वहाँ तक ले आए। मैं सोच ही रही थी इस बारे में कि जो नई अभिव्यक्ति का मामला है, इतना सीधा आसान सा भी नहीं है। और ये ठीक है कि कई पीढ़ियाँ लिखते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन बाजार, टेक्नोलॉजी और स्पीड, ये 3 चीज़ें इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप में हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं। और स्पीड ऐसी है कि आज की चीज़ शायद 1 घंटे में, शायद 1 दिन में पुरानी पड़ जाती है। तो ये हाल है कि जो पूरा बाजार है वो लेखन को एक उद्योग तंत्र में बदल रहा है, और एक वस्तु की तरह इतनी किताबें आई। एक बार तो किसी ने कहा कि 50 उपन्यास एक प्रकाशक ने छापे। अब ये कहाँ खपत हुए, कौन सा पाठक था वो, कौन पढ़ रहा था? तो सवाल ये भी है कि वो क्या चीज़ें आती चली जा रही हैं, वो भी एक अलग तरह की स्थिति बनती जा रही है। लेखन कभी वस्तु नहीं हो सकता, प्रोडक्ट नहीं है, उसमें चिंतन मनन की जो प्रक्रिया जुड़ी वो कहाँ गायब हो रही है, ये एक चिंता का सवाल है। स्पीड इतनी तेज है, उसके बरक से एक और चीज़ दिखाई पड़ती है कि इसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं, युवा, बिल्कुल युवा, जो बनमाली कथा की जिस विशेषांक का उल्लेख नीलेश जी ने किया, तो वहाँ तो वो तो चकित करता है बिल्कुल से कि अरे अभी इतनी ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी ने एक तरह से स्पेस बनाया है, नेटफ्लिक्स और तमाम तरह के जो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म आए हैं, उससे सिनेमेटोग्राफी का जो है दबाव बहुत बढ़ गया है। तमाम तो नए लोग ऐसे लिखते वक्त शायद लगता है कि नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज बना रहे हैं। ये एक अलग मानसिकता पैदा हुई है कि क्या पता उनकी किताब को नेटफ्लिक्स वाले ले लें, उनकी कहानी को नेटफ्लिक्स वाले ले लें। वो चिंतन और सरोकार की जगह
बाजार और नेटफ्लिक्स ले ले और उस पर बने और वो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये भी एक नई तरह की चीज़ें आ रही हैं कि आप लिखते वक्त सोच आपके सामने एक बिल्कुल उद्देश्य अलग है, जो कि प्रतिबद्ध लेखक का उद्देश्य तो बिल्कुल ही अलग होता है। तो वो बेचैनियाँ, वो प्रश्न जिनकी बातें हम करते रहे हैं, वो कहाँ हैं सारी चीज़ें, तो ये भी है। और टेक्नोलॉजी में तो जाहिर सी बात है कि आपने अभी लिखा, सेकंड ड्राफ्ट की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा का सीधा लिखा व्हाट्सएप पर और सीधा डाल दिया। न कोई आपको बताने वाला है, न कोई आपको, भ्रम इतना है, इल्यूजन इतना क्रिएट किया गया है कि जो लिख रहा है हो सकता है उसमें बहुत प्रतिभा हो, बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन अब उसको इतने लाइक्स और इतने मिल रहे हैं कि वो उसी में संतुष्ट हो गया, उसका काम पूरा। समस्या ये भी है। तो ये एक है, लेकिन उसी के बीच से वो जिस विशेषांक की बात हो रही है, वहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनमें थोड़ा धैर्य, स्पीड के बरक्स एक मानवीय गति की जो इच्छा है, और पूरी दुनिया में इस समय स्पीड के बरक्स एक काम चल रहा है, एक थॉट आ रहा है कि कैसे इससे जूझा जाए, कैसे इससे निकला जाए, तो वो भी दिखता है। लेकिन वहाँ भी एक चीज़ है कि ये जो पूरे इस समय जो प्रभाव है, उसमें जैसे विज्ञापन के किसी एक चीज़ को उठा लिया और उसे एक प्रतीक में बदल करके बताया, लेकिन वो आ तो रहा है, तो उससे मुक्ति तो नहीं है, वो नई चीज़ें उस तरह से आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे समय का एक बहुत बड़ा सच है। इससे जूझना है, टकराना है, बचना भी है, अपने चिंतन मनन की प्रक्रिया को खत्म नहीं करना है, धैर्य बहुत चाहिए। जब सब भाग रहे होते हैं और लगता है कि सारे तो निकल गए और आप बैठे हुए हैं शांति से, आप अपना धीरे धीरे लिखे जा रहे हैं, ड्राफ्ट 2 ड्राफ्ट सालों तक, 8 साल लगा मुझे अस्थिफूल उपन्यास लिखने में, आप इतना समय ले रहे हैं और कहाँ दुनिया इतने में तो 20 उपन्यास लिखकर फेंक दें। तो वहाँ बचना है उस लालच से, उस मोह से, उस जल्दीबाजी से। तो ये भी जहाँ लेखक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे हिंदी में लेखक कर रही है, पर कम है, ज़्यादा प्रभाव उसी का है जो समय है उसका। मैं समझती हूँ ये कुछ बातें तत्काल मेरे दिमाग में आई हैं। बहुत धन्यवाद। मैं इसी में एक बात जोड़ूँ, जैसे कभी अल्पना जी ने बहुत अच्छी बात कही, कई बार अपन ने भी अनौपचारिक बातचीत में बैठ रहे हैं कि जीवन की गति और तकनीक की गति दोनों में सामंजस्य बिठाने का अगर कोई काम कर रहा है तो साहित्य और कलाएं ही कर रहे हैं। कि जिस ढंग से टेक्नोलॉजी अगर आगे बढ़ रही है तो मानवीय गति है, जीवन की गति तो वही रहेगी। अब यहाँ हम बाजार का अपना प्रेशर है, OTT प्लेटफॉर्म्स का अपना प्रेशर है, लेकिन अगर हम बहुत पुराने में भी जाएँ तो सबके अपने अपने प्लेटफॉर्म्स होते थे और सारी कलाएँ उस प्लेटफॉर्म पर जाती थी। राइटिंग के भी प्लेटफॉर्म्स थे जो धीरे धीरे करके खत्म होते चले गए, लेकिन स्पीड इतनी नहीं थी ना। स्पीड तो बिल्कुल नहीं, स्पीड तो बहुत भयानक स्पीड है। कहते हैं जितना सालों में नहीं बदला, कई 100 सालों में समाज और जीवन नहीं बदला, वो 10 साल में एक दिन में बदल रहा है। क्या देखेंगे? इतना तेज आप दौड़ेंगे तो क्या देखेंगे? तो देखना बाधित हमारा हो रहा है। राम कुमार जी ने कहा देखना फैशनेबल भी देखना हो जाता है, और देखना ही तो सबसे कि कितना देखना है, कैसे देखना है। देखने पे तो सारी चीजें, सारा साहित्य और सारी कलाएं देखने पर ही टिकी हुई हैं, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो हो। तो सवाल इस बात का है कि नई अभिव्यक्ति में जब हम आते हैं तो एक अल्पना जी ने जो सारी बातें कही, मैं उनको दोहराती नहीं हूँ, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो नई अभिव्यक्ति में हमारे जैसे कविता है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध थे, रेखा चित्र थे, फिर कथेतर गद्य ने भी एक अपनी गति पकड़ी है। मतलब हमें इस तरह से भी जाना चाहिए कि जो भी सारे प्रेशर आए हैं, हम एकदम बिल्कुल यंगस्टर्स पर नहीं जा सकते। सोशल मीडिया के बहुत दुष्प्रभाव हैं साहित्य के ऊपर, साहित्य से ज़्यादा जीवन के ऊपर है। अब हालांकि अब तो हर जगह होने लगा है कि बच्चे इतने घंटे ही मोबाइल देखें, है ना। जो लोग, जिन लोगों ने इसको क्रिएट किया है ना, जब वो लोग खुद ही अब कह रहे हैं भाई इस समय एक दूरी बना के रखनी है। तो साहित्य निश्चित ही सोशल मीडिया पर साहित्य ने कुछ सकारात्मक कम प्रभाव डाले, नकारात्मक ज़्यादा डाले। कि बीच में जो संपादक था, एक जो एक दृष्टि थी, जो एक चीज़ों को छान देती थी, एडिट करती थी, वो बीच में से हट गए। तो नई अभिव्यक्ति पे अगर हम फिर से फोकस करें तो गति और जीवन के बीच एक संतुलन साधने का काम लेखकों द्वारा किया जा रहा है। वो कथितर में भी हो रहा है, फिक्शन में भी कर रहे हैं, कविता में भी कर रहे हैं, सब अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। नई अभिव्यक्ति को इस ढंग से भी देखना चाहिए कि जब हम पुराने की तरफ चले जाएं और कैसे नई अभिव्यक्ति का अंतर होता रहा है। प्रेमचंद लिख रहे थे
और जाहिर है कि जब प्रेमचंद लिख रहे थे तो उनके आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उनके रहते रहते जैनेंद्र कुमार ने एक नई राह ली, बिल्कुल भिन्न कथा वस्तु, भाव संवेदना लेकर आए। प्रतिबद्धता खंडित नहीं हुई, एक नए ढंग की प्रतिबद्धता वहां जुड़ गई और नई अभिव्यक्ति भी आई। तो अभिव्यक्तियां इस तरह भी बदलती हैं जहां हमारी प्रतिबद्धता बची रहती है, बनी रहती है, बल्कि कई बार उसकी परिधि का और घनत्व दोनों का विस्तार होता है। और इस ढंग से भी हमें समकालीन रचनाशीलता को इस समय देखा जाना चाहिए। जैसे मैं देख रहा था कोई तेजेंद्र शर्मा की एक कहानी है जहां पर वो कहते हैं कि कब्र की जो है बुकिंग पहले से हो रही है, बुकिंग हो रही। यह हिंदी में आई हुई एकदम नई बात थी। हो सकता है अमेरिका के साहित्य में हो सकता है इंग्लैंड के साहित्य में हो, लेकिन हिंदी साहित्य में इस भावभूमि की ये बिल्कुल पहली कहानी थी जहां पर कब्र के लिए आपको पहले से बुकिंग कर लेनी है कि आप मरेंगे तो आपकी सुरक्षित रहे कब्र। यह भी एक नए ढंग की अभिव्यक्ति है, नए समाज की अभिव्यक्ति है, नए जीवन की पहचान है। हमारे सामने जो लोग कथाकार बैठे हैं नाम लेकर, अल्पना जी कही रही थी, मुकेश जी, अखिलेश जी, आशुतोष बैठे हुए हैं, ये लोग भी लिख रहे हैं। हमारे साथ जो कवि हैं वो भी एक ही समय में, जब हम यथार्थ को देखते हैं, रघुवीर सहाय अलग ढंग से बात करते हैं, केदारनाथ सिंह अलग ढंग से बात करते हैं। मुक्तिबोध और अज्ञेय की बहस को हम लोगों ने बहुत खींचा, लेकिन उन दोनों को अलगा कर कोई बात पूरी नहीं होती है। अज्ञेय और मुक्तिबोध मिलते हैं तब वृत्त पूरा होता है। सिर्फ मुक्तिबोध के साथ भी न प्रतिबद्धता का मामला पूरा होता है, न अभिव्यक्ति की बात पूरी होती है, न अज्ञेय के साथ होती है। ये साहित्यिक राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर हम अभिव्यक्ति पर बात करेंगे, अभिव्यक्ति के समाजशास्त्र पर बात करेंगे और अभिव्यक्तियों का जो पूरा कह सकते हैं कि एक समूह बनता है, एक समुच्चय बनता है, उन पर बात करेंगे तो हमें कई कई चीजें देखनी पड़ेंगी और वो आती भी हैं उसके भी, ये हमें देखना होगा। कई बार हम अपनी रुचियों के कारण किसी अभिव्यक्ति को नया मान लेते हैं और किसी अभिव्यक्ति को नया नहीं मानते, ये रुचि का भी मामला होता है। और हिंदी आलोचना इससे ग्रस्त रही है, बहुत देर तक, बहुत दूर तक वहाँ रुचियां काम करती हैं। हमारे बड़े आलोचक रामविलास शर्मा वो मुक्तिबोध को नहीं पढ़ा पाए, नहीं ले पाए। उनको केदारनाथ अग्रवाल महत्वपूर्ण लगते थे, हमको भी लगते हैं महत्वपूर्ण, लेकिन हमें मुक्तिबोध भी महत्वपूर्ण लगते हैं, हमें नागार्जुन भी महत्वपूर्ण लगते हैं, हमें यशपाल और जैनेंद्र भी महत्वपूर्ण लगते हैं, अज्ञेय भी लगते हैं, सिर्फ अमृतलाल नागर नहीं लगते। तो ये रामविलास शर्मा की रुचि का मामला था जहां पर वो रांगे राघव, अज्ञेय या जैनेंद्र को पसंद नहीं कर पाए, जबकि यहाँ अभिव्यक्तियां नहीं थी। नए ढंग से रांगे राघव भी अपनी कहानियां लिख रहे थे, अज्ञेय तो सर्वथा नए ढंग से लेकर के आए, उसी प्रेमचंद और के तुरंत बाद या जैनेंद्र के साथ साथ शेखर एक जीवनी लेकर आए, जो आज भी अगर देखेंगे हिंदी में आधुनिकता, ठीक ढंग से आधुनिकता का प्रवेश अगर किसी उपन्यास में हुआ तो शेखर एक जीवनी में हो करके आया। तो अभिव्यक्तियां कैसे बदलती हैं, आती हैं, मैं शुभंकर जी से चाहूंगा कि अपनी बात करें। जी, आप सबको नमस्कार। आप सब लोग यहाँ साहित्यकार बैठे हैं। मेरी पृष्ठभूमि थोड़ी अलग है, मैं साहित्यकार तो नहीं हूँ। जरूर ये है कि मैं सृजनात्मक लेखन से संबंध रखता रहा हूँ। वैसे मैं भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्य करता रहा हूँ, तो मेरा संबंध शैक्षिक प्रशासन से रहा है। जहाँ शैक्षिक आप सब लोग जब अपना अपना काम कर लेते हैं तो हमारे साथ ये चुनौती आती है कि हम इस चीज़ को आम जन तक, लोगों तक कैसे पहुँचाएं, हम कैसे उस चीज़ को पाठकों तक पहुँचाएं और उसका प्रबंधन क्या हो, और उसमें जो एक समाज के सामने, जो हमारे सामने जो समस्याएं हैं, उसके समाधान को हम कैसे तलाशें। प्रेमचंद ने कहा था कि यदि कोई भी काम होता है तो उसमें भाषा का संबंध सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जो कोरे कागज से कारे कागज तक की जो यात्रा है वो आप लोगों की है, और उसके आगे का कार्य जिसमें किसी उसका सतत प्रबंधन है, जो जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसका संबंध हमसे है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने अभी बात की कि डिजिटल मीडिया, मुझे लगता है कि हम सब शिक्षा मंत्रालय की ओर से भी और हम सब एक नई संभावना डिजिटल मीडिया में तलाश रहे हैं। उसकी वजह ये है कि न केवल ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बल्कि ये भी है कि हम ज़्यादा इंस्टेंटली लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये ठीक है कि आप ये कहते हैं कि फिल्टर्ड नहीं है, लेकिन फिल्टर्ड होने के रास्ते तक पहुंचने में
लेखकों को क्या क्या दिक्कतें आती थी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि आपकी रचनाएं पढ़ी गई, कितने लोगों को पता है जब आप किताबों के माध्यम से जाते थे। मैं आपको स्वयं बताऊं कि यदि मैं यहाँ के मॉरिशस के उसमें अखबारों में लिखता हूँ तो यहाँ एक ब्लॉग के माध्यम से लिखा जाता है। और मैंने लिखा था जब राम का वहाँ पर अवतरण हो रहा था, वहाँ पे पूजा हो रही थी, मैंने यहाँ के अंग्रेजी अखबार में लिखा राम रामायण एंड मच मोर। और मुझे इंस्टेंट लगा कि लोगों में कितना उत्साह है इस चीज़ को लेकर के। लोगों ने 1500 यहाँ के लोगों ने, वो ऐसे लोग थे जिन्होंने उसके नीचे लिखा जय श्री राम। इसी तरह शिवरात्रि पे लिखा तो उस पे लिखा कि कलेक्टिव मेमोरी के साथ में मैंने उनको बताया। प्रश्न ये नहीं है कि हम जब भी कभी कुछ हिंदी के बारे में बात करते हैं तो हमें थोड़ा कविता कहानी जो एक नैरेटिव सेट है उससे थोड़ा आगे निकलना होगा। आपने भी कहा कि कथेतर साहित्य की बात है, साथ में हमारे साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, चूँकि मैं शिक्षा मंत्रालय से हूँ, दायित्व ये है कि हम उसको कैसे मिसयूज करें, कैसे उस धारा के साथ जोड़ें। और जहाँ तक भारतीय ज्ञान परंपरा की भी बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से उसको जोड़ रहे हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति को शिक्षा के साथ में, आपके समसामयिकता के साथ में, क्योंकि हम ये अक्सर चाहते हैं कि जो कुछ भी हो परिवेश के लिए हो, प्रासंगिक हो, उस व्यक्ति के लिए जानकारी हो। एक छोटा सा उदाहरण हम एजुकेशन में देते रहे कि यदि मैं पहाड़ के बच्चों को ये पढ़ाऊँ कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं तो वो इसके किस काम का है। हमें तो उसके लिए उसकी आबो हवा के हिसाब से, उसके वातावरण के हिसाब से हमें उस चीज़ के वातावरण को बनाएं। तो हम प्रासंगिक बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। साहित्य सर्जक लोग भी प्रासंगिक भूमिका में है, एक विमर्श की बात कर रहे हैं, संभावना की बात कर रहे हैं, हमारे सामने विकल्प दे रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन साथ में जहाँ तक मेरा पक्ष है, मैं कथेतर साहित्य की बात करूँगा कि कथेतर साहित्य में हम कैसे इसको सुगठित सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ें ताकि देश का भला हो, क्योंकि ये साझी संस्कृति है। जहाँ तक आप प्रवासी भारतीय की भी बात करेंगे, प्रवासी भारतीय में भी आपने देखा कि जैसे कि मैं यहाँ मॉरिशस में हूँ, यहाँ प्रवासी साहित्यकारों से अक्सर चर्चा होती है, ये गिरमिटिया साहित्य है। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी स्वेच्छा से गए हैं और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशी लोग हैं और जो अतुल्य भारत में विश्वास करते हैं और रखते हैं। तो बड़ा फलक है, बहुत समय कम है, लेकिन इसके साथ साथ आप सब लोगों के साथ मुझे डायस शेयर करने में बड़ा गर्व का अनुभूति हो रही है कि मैं आप सब जो प्रौढ़ लोगों के साथ में, जो विचार प्रौढ़ है, धर्म जो कहते हैं कि वयोवृद्ध है इस मामले में और ज्ञान वृद्ध हैं, उनके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं कि हम कैसे समसामयिकता के साथ इसको करें, इसके साथ में तारतम्य बिठाएं, समन्वय बिठाएं, सहिष्णुता बिठाएं, ताकि जो एक लक्ष्य है कि साहित्य संगीत कला विहीन कहते हैं या जो स्वांता सुखाय के अलावा कि वो कैसे सृजनात्मक रूप से देश के विकास के लिए काम के लिए आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने मुझे सुना और इस दृष्टि को सुना। धन्यवाद शुभंकर जी। कथेतर में जब मैं कह रहा था कि कथेतर में नई अभिव्यक्ति कैसे हुई है, तो मैं याद कर रहा था कि अज्ञे ने भी नॉर्थ ईस्ट को लेकर के लिखा है। बरसों बाद अनिल यादव ने लिखा, बिल्कुल भावभूमि बदल गई, लोग वही हैं, चीज़ें वही हैं, देखने का नज़रिया बदल गया, भाषा बदल गई। अखिलेश जी का संस्मरण का नया साल पहले उनका आया था, जो 20 साल पहले किताब आई थी, अब और फिर अभी जब इनका नया आया है कथेतर, आप देखें उसको पढ़ेंगे तो अपने ही समय को और अपने पूर्ववर्ती लोगों को देखने का नज़रिया उसमें जो उनका बदला है उससे पता चलता है कि कैसे चीज़ें अभिव्यक्ति में कैसे बदलाव आता है। बहुत पहले मुकेश वर्मा जी की कहानी 92-93 के आसपास जब मैंने पहली बार पढ़ी कहानी हंस में, बहुत दिन तक मैं उसके प्रभाव में रहा। जब चिट्ठी हम लोगों ने कहानी पढ़ी वो हमारे लिए बिल्कुल नई भावभूमि थी। बेरोजगारी को इस ढंग से भी दर्ज किया जा सकता है, ये हमारे लिए पहला, हम किशोर थे उन दिनों हम लोग, तो किशोर जीवन में हम इन चीज़ों को ऐसे दर्ज हो सकता है। हम सब जानते थे बेरोजगारी का दंश है, हम सब जानते थे कि वो जो पूरा दौर था 77 का जो पूरा दौर था, राजनीति का जो पूरा अपराधीकरण हुआ था, जो लुम्पेन तत्व आ गए थे, उन सबके साथ जोड़ करके अगर उसकी व्याख्या करें चिट्ठी कहानी की तो बिल्कुल नई चीज़ आपके सामने आती है। कैसे एक पूरा बेरोजगारी का दौर तो है ही, उसके साथ कैसे पूरा लुम्पेनाइजेशन हुआ है पूरा का पूरा, न चाहते हुए भी युवाओं का
जो लुम्पेन बनने की ओर बढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों को नए ढंग से देखने का उस दौर में कई बड़े कथाकार भी लिख रहे थे, वो भी अपने ढंग से उन चीज़ों को देख रहे थे, लेकिन युवाओं को वो चीज़ बिल्कुल नई लगी, एकदम नया स्पर्श था और आज भी वो बिल्कुल ताज़ा सी लगती है। ठीक है कि यथार्थ बहुत बदल गया है, बेरोजगारी का कह सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी, सिर्फ बेरोजगारी की संख्या नहीं बढ़ी, इंटेंसिटी बदल गई है, रोजगार में बेरोजगार हो रहे हैं लोग, यानी कि कैसे एकाएक रोजगार रहते रहते जो दंश है वो कई तरह से बदला है समय के साथ। आपके पास 1 करोड़ का पैकेज है, अचानक पता चला कि आप कोविड के दिनों में बाहर कर दिए गए, उस दिन रखा हुआ पैसा खा सकते थे, आप बेरोजगारी से नहीं जूझ रहे थे, आप अति संपन्नता से जूझ रहे थे, लेकिन एकाएक आप रोड पर, कुछ नहीं है। यह भी एक नए दौर का यथार्थ है। नए ढंग से ये चीज कैसे दर्ज हो रही है कविता में, कैसे दर्ज हो रही है कहानी में, कथेतर में, या किसी भी फॉर्म में कैसे दर्ज हो रही है, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बलराम कुमार। धन्यवाद सर, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय जिस पर बातचीत हुई, बड़ी सुंदर बातचीत हो रही है। विश्व हिंदी साहित्य में नई अभिव्यक्ति, तो विश्व हिंदी साहित्य की अगर बात करते हैं तो विश्वरंग एक ऐसा मंच है जिसने ये अवसर दिया कि कम से कम विश्व में क्या लिखा जा रहा है, क्या कविता में लिखा जा रहा है, क्या कहानी का उपन्यास, तो इसके लिए विश्वरंग को बहुत बहुत आभार जाता है कि ये अवसर दिया है कि कम से कम हम देख सकेंगे और एक आवाजाही शुरू हो। और जैसा ये करके खारिज किया जाता था कि भाई ये तो विदेश में रहने वाले या NRI जो हैं इनका लिखना पढ़ा ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है, ये तो ये इस तरह की जो मानसिकता थी जिसने हमेशा उसको मेन स्ट्रीम से काट के रखा, हमारा जो मुख्य साहित्य था। तो ये विश्वरंग की सबसे बड़ी उपलब्धि ये लगती है मेरे को। जैसे आपकी पत्रिका, मुकेश वर्मा यहाँ बैठे हैं, वनमाली कथा, ऐसे भी अंक आ रहे हैं जो हमारे तमाम विदेशी जो मित्र हैं भारतीय मूल के, उनका लेखन उसमें बराबर आ रहा है और वो मेन स्ट्रीम के हिस्से बन रहे हैं। एक और बात आई कि दृष्टि और अभिव्यक्ति, तो अभिव्यक्ति अगर साहित्यिक है तो स्वाभाविक है कि दृष्टि होगी इसमें और एक दर्शन भी होगा। तो पूरे समकाल को आप किस दृष्टि से और किस एंगल से किस देखते हैं, कौन से, तो ये हर इंडिविजुअल राइटर का, एक जो क्रिएटिव राइटर है जो रचनात्मक लेखन करता है, ये उसका व्यक्तिगत पहचान होती है और ये बिल्कुल अलग अलग होगा। इसी तरह से नई दृष्टि को पहचानने की भी दृष्टि अलग अलग होगी, जैसा कि अभी आदरणीय श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि इसको किस तरह से व्याख्यायित किया जाए, क्योंकि पूरा समय का जो स्पेक्ट्रम है एक साथ पूरा उपस्थित रहता है। आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे अंडमान निकोबार में जो उसी हजारों साल पुरानी गति में है, और लेटेस्ट वो भी जो आज सभ्यता है आपको अमेरिका में मिल जाएगी। बीच का जो मामला है आधा इधर आधा उधर वो भी मिल जाएगा। इसी तरह से साहित्य का भी पूरा हिस्सा फैला हुआ है और सबकी ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ। और आज ज़्यादातर दो विश्व युद्ध हुए तो ज़्यादातर हिंदी तो क्या दुनिया का सारा साहित्य मारकाट और युद्ध और उसके वर्णन, और उन्हीं को हमने पुरस्कृत भी किया, ये बड़ा फैशन चला। कोई भी ऐसी आज लेखक को पुरस्कृत नहीं किया गया जिसने मानवीय संवेदना की बात की हो, जिसने अहिंसा की बात की, इवन गांधी को नहीं दिया गया नोबेल प्राइज। तो हालत तो राजनीति की ये है। और आज पूरी दुनिया में जिस तरह से आप देखें तो दक्षिण पंथ का उभार पूरी तरह से चल रहा है, मार्क्सवाद पूरी तरह फेल हो चुका है। उसका कल्पना, उसका स्वप्न बड़ा था, लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, जिस तरह से जीवन में आया, वो पूरा फेल हुआ। उसने वो तो करोड़ आदमी मार दिया आपने उसमें। तो अब एक गांधी एक दर्शन बचता था जिससे कोई उम्मीद बनती थी। लेकिन अति राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं, राष्ट्रवादी ओके जरूरी है, जिस राष्ट्र में आप रह रहे हैं उसके प्रति प्रेम करना, उसकी तरक्की और उसके लिए काम करना, ये सब जरूरी है। लेकिन अति राष्ट्रवाद तो फिर आप जर्मनी में शामिल हो जाते हैं, फिर आप हिटलर की लाइन में आते हैं, फिर वहाँ मारकाट के अलावा और कोई उपाय नहीं है। मैंने देखा यहाँ जो लोग आए उसमें कई बात में ये त्रिशूल और जय और ये आपकी आराधना, आपका पूजा भजन, आपकी श्रद्धा, ये अलग विषय है। पर लेखन और उसमें आप जब तक मानवीय संवेदना का प्रश्न जो है, और ये नया और पुराना नहीं होता,
मानवीय संवेदना तो मानवीय संवेदना है, पुरानी मानवीय संवेदना और नई दृष्टि की मानवीय संवेदना, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि साहित्य में बहुत से विधाओं से लोग आए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपना तो नहीं कहना चाहिए, जैसे शोभी जी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ, इस तरह से डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और मैनेजमेंट के लोग भी हैं। ये सब साहित्य में आए हैं और वो नया मूल्यबोध लेके आए हैं। उनके विधि विधान अलग हैं। उनके आप देखें तो मेरे उसमें विज्ञान के बहुत सारे सूत्र और आते हैं जिसमें मॉड्यूलेट करके कविता को कहने की कोशिश करता हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं। अभी वो आपकी वीणा वर्मा, वो डॉक्टर वीणा वर्मा, वीणा सिन्हा है, डॉक्टर वीणा सिन्हा। अब वो यजुर्वेद अथर्ववेद को लेके आ रहे हैं, लेकिन नई दृष्टि के साथ लेके आ रहे हैं। अच्छा, उसमें भी वो आपका जो जिसको कहना चाहिए बिग बैंग थ्योरी और ये सब, पर वो मानवीय संदर्भ में किस तरह से आती है, कविता के नए प्रारूप में किस तरह से व्यक्त होती है, वहाँ से वो लेडी महिला शुरू करती है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी नई उपलब्धियाँ हैं। इसको हम नई दृष्टि कह सकते हैं अपने आप को व्यक्त करने के लिए। और समसामयिक परिदृश्य में साहित्य के सही हस्तक्षेप के लिए ये ज़रूरी है कि आज, और जब दूसरी बात सबसे कठिन ये है, आज जो पूरा पर्यावरणीय प्रश्न है कि आपकी उपलब्धियां तकनीकी विज्ञान में हैं, फिर इंजीनियरिंग में हैं, और इंजीनियरिंग से आगे टेक्नोलॉजी में जिस तरह का विकास हुआ है, उसमें आपने वो टेक्नोलॉजी को दी, कुछ लोगों के हाथ में दे दी, तो उसमें जो शोषण की प्रवृत्ति है, जो व्यापार की है, उसने पूरी प्रकृति को, गांधी जी कहते थे कि एक धरती पूरे मनुष्य जाति सारे प्राणियों के लिए पालने पोसने के लिए वो ठीक है, उस मतलब संपन्न है, लेकिन मनुष्य की ग्रीड के आगे 27 धरतियां भी अगर हों तो उसका संसाधन उसको कम पड़ेगा। इतनी ग्रीड है, इतनी उसकी लालच है। अभी हुआ चंद्रमा पे साहब पहुंच गए, बड़ी खुशी मनाई गई। उसके साथ ये भी चल रहा था कि 80 मिलियन टन वहाँ पर हीलियम मिलने वाली है। तो कौन लेने जाएगा उसको? लल्लू चमरू चिथरू को तो मिलेगा नहीं उसका ठेका, कौन लाएगा? अडानी लेके आएंगे वहाँ से। आप अभी पहुँचे नहीं हैं और चंद्रमा के शोषण की प्रक्रिया आपने शुरू कर दी। तो आपकी कविता में, साहित्य में इस पे भी आपका ध्यान जाना चाहिए कि जो विज्ञान में लालच है, जिसने पूरे पर्यावरणीय प्रश्नों को खड़ा किया, उसका सामना हम कैसे करते हैं। और जो हिंसा की प्रवृत्ति आज समाज में ये अति राष्ट्रवाद से आई है, उसका सामना आप ये मानवीय संवेदना से किस तरह करते हैं। तो साहित्य में ये 2-3 बिंदु हैं। और एक होता है अनिश्चय का सच, उसका सामना कैसे करेंगे, उसकी दृष्टि कैसे आप उत्पन्न करेंगे। आपकी रचना उस अनिश्चय को, सच को इस अंधकार में ढूंढने का काम कैसे करेगी, ये भी आपकी रचना की ताकत होनी चाहिए। और आजकल मैं देखता हूँ कि नए उसमें, अब ये तो बात हो ही गई कि अलग अलग दृष्टि है तो अलग अलग को नया नया दिखता है, किसी को कुछ नया दिख रहा है, किसी को नई अभिव्यक्ति दिख रही है। तो मेरे देखने में बहुत सी ये चीज़ें आई हैं जो हमारे लेखन में, हमारी कहानी में, हमारी कविता में आई हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है जो हम कालजयी साहित्य कहते हैं। तो कालजयी इसीलिए कहते हैं कि वो हर देश काल में उसकी प्रासंगिकता है, तो उसमें नया पुराना जोड़ने का सवाल नहीं, वो हमेशा नया है। तो इतना समग्र है कि हर देश काल की गति को, उसकी फ्रिक्वेंसी को, उस पूरे समकाल को, उसके पूरे स्पेक्ट्रम को लेके चलती है वो रचना, और वो हमेशा प्रासंगिक होती है। प्रेमचंद इसलिए प्रासंगिक लगते हैं कि वो जानते थे कि मूल प्रवृत्तियाँ क्या आज भी है वो भारत में। उनका जो गांव देहात, जो शोषण, जो वर्ग भेद, वो है। हम कितने भी कोशिश कर रहे हैं, इतना डीप रूटेड है, इतना गहराई से जुड़ा हुआ है कि प्रेमचंद को आज भी पढ़ो तो पूरे प्रासंगिक लगते हैं। तो वो दृष्टि तो इतनी महत्वपूर्ण है। अगर उसका संबंध मानवीय इस तरह से अगर मानवीय चीज़ों का सामना करती है तो वो तो हमेशा प्रासंगिक होगी और कालजयी होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने बात जो रखी है उसमें कालगति से जो यथार्थ की जटिलताएं उत्पन्न होती हैं उनकी अभिव्यक्ति नहीं, या विषय और संवेदना का विस्तार नहीं, सिर्फ हमने दृष्टि पे, क्योंकि इतना कम समय था, इसमें मैं एक बात और कि
काल बोध जो या दृष्टि कह लो, जैसे श्रीकांत वर्मा जी की 65 की एक कविता की पंक्तियां हैं कि देश की सभ्यताएं अपने दिन गिन रही हैं, क्या मैं भी अपने दिन गिनूं। अब 65 में जहां हमको पूरा विश्व एक बहुत ही संभावना से भरा और हम एक बड़े उसको प्रकाशमान भविष्य को देख रहे थे, उस समय श्रीकांत वर्मा जी देख रहे थे कि सभ्यताएं अपने दिन गिन रही हैं जो अब गिन रही हैं। तो इतना काल बोध अगर हमारे दशकों को समय को फलांग के नहीं देख रही है, किसी भी अभिव्यक्ति की दृष्टि में वो बात नहीं है। जैसे गांधी जी ने इसे शैतानी सभ्यता इसके जट अंतर विरोधों के कारण कहा था, तो उनकी दूसरी तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से ये बात थी। श्रीकांत वर्मा की कवि दृष्टि से उन्होंने इस बात को अनुभव किया था। और एक श्रीकांत वर्मा की 2 पंक्तियां और हम कि कोई सत्य के नहीं लिए नहीं, सब सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। तो आज का दृश्य देख लें हम राजनीति का कि कोई सत्य के लिए नहीं, सत्ता के लिए ही लड़ रहा है। तो वो किस तरह से समकालीन कहीं गई 5 दशक पहले की पंक्तियां, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ हम प्रखर काल बोध की बातचीत और नई दृष्टि इस अर्थ में है। अब डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव जी को मैं समाप्त करने के लिए आपका नहीं तो आप ही को इनवाइट कर रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न छोटा था, बिल्कुल ही छोटा। ये जो आप चर्चा करने के लिए आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये विश्व हिंदी साहित्य के बारे में और ज्यादातर जो बातें हुई हैं वो भारतीय हिंदी साहित्य के बारे में हुई है। अगर इसके उसमें आप देखें, परस देखें कि जो दूसरे देशों में, मुल्कों में जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं और जो हमारे इस विश्व में शामिल हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। और वो आपके लेवल पर तक कैसे पहुंच पाएंगे, इसके लिए कोई आपका संदेश है? दरअसल मैं उसको इसलिए भी यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता था कि यहाँ बहुत सारे हमारे प्रवासी लेखक इकट्ठा हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ। तो सारी चीजें हैं, इसलिए मैंने उस तरह का विषय है, संवेदनशील विषय है, इसलिए सिर्फ एक कहानी का जिक्र किया। मैं बराबर कहता हूँ और लिखते हुए भी कहा है मैंने, प्रवासियों के बीच में भी ये निवेदन किया है मैंने कि कोई साहित्य इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है कि वो कहाँ लिखा जा रहा है। कोई भी साहित्य महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि वह जिस भाषा में लिखा जा रहा है, उस भाषा में साहित्य जहां तक पहुंच गया है, क्या वह उसके स्तर पर या उसको उससे आगे ले जाने की स्थिति में है। आप अमेरिका में बैठ करके अगर नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं और आहा गांव, आहा भारत, आहा दिल्ली, आहा कुछ भी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हमें तो आप अमेरिका में बैठकर अमेरिका का यथार्थ हिंदी में लिख कर दीजिए, इंग्लैंड में लिखिए तो इंग्लैंड का यथार्थ दीजिए। हमको भारत बताने वाले तो भारत में बैठे ही हैं, वो भारत का सब कुछ अच्छा बुरा हमें बता रहे हैं यहाँ पर लिख करके। हमें तो अगर आप भारत से बाहर हिंदी, मॉरिशस में अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं, अभिमन्यु अनंत इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वो मॉरिशस का यथार्थ बताते हैं, वो भारत की कहानी नहीं लिख रहे हैं। हाँ, जो भी यहाँ के जो लेखक हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो यहाँ का यथार्थ हिंदी में लिख रहे हैं। और इस तरह से वो हिंदी साहित्य, जो मैं शब्द विज्ञान से लेके कह रहा था, उसका घनत्व भी बढ़ाते हैं, उसकी परिधि भी बढ़ाते हैं। हम सचमुच देखते हैं कि हम वैश्विक हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम नॉर्वे में बैठ करके एक बहुत पुराने किस्म का गीत लिख रहे हैं और नीरज की तरह से कि समरती ही न रहो प्राण तुम प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा। अरे भाई, तो 70 साल पहले लिख दिया नीरज ने, 60 साल पहले। आप क्या लिख रहे हैं? और क्या है वहां स्त्री पुरुष संबंध का व्याकरण नॉर्वे में? क्या है सौंदर्य बोध वहां का? वहां रिश्तों को किस तरह देखा जाता है, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के संबंधों को किस तरह अगर इसका कुछ लेकर आप हिंदी में छंद में ही आइए, मुझे छंद से कोई ऐतराज नहीं है, आप छंद में ही लेकर आइए, लेकिन वह होगा तब नई अभिव्यक्ति होगी, नई अभिव्यक्ति। नॉस्टैल्जिया को भी लोग, नॉस्टैल्जिया के साथ 2 चीजें हैं। देखिए, अतीत को समझना और अतीत रागी होना 2 अलग चीजें होती हैं। अतीत रागी होने का मतलब कि आपका की भाव दशा समकालीन हो ही नहीं पा रही है, आप कहीं आप वही नास्टिक कर रहे हो। तो नॉस्टैल्जिया को लोग समझते हैं, जैसे नॉस्टैल्जिया एक जो पद है वो इस मामले में तो वो नकारात्मक पद ही है, लेकिन अतीत से प्रेरणा लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। वह बहुत अभागा व्यक्ति और समाज होता है जिसके पास कोई स्मृति नहीं होती। क्या बात?
स्मृति बहुत जरूरी चीज है। स्मृतियां अगर रहेंगी तभी जीवन आगे बढ़ेगा, अग्रगामी बनेगा। एक बात और है जितेंद्र जी, तो कम से कम 5% भी होंगे, लेकिन उनमें एक नया नवाचार दिख रहा है। वो 95% भली नॉस्टैल्जिया में हो, जैसे अर्चना पैन्यूली की कहानी है। एक नाम तो हमने लिया ही, कब्र का मुनाफा का। हम अभी दिव्या माथुर का जो उपन्यास है तिलिस्म जो आया है, उसमें उन्होंने दोनों समाजों को लिया है। दिल्ली का आजादी के तुरंत बाद का जो शाहदरा, बहुत विश्वसनीय वर्णन है वो। दिल्ली वाला मतलब देखा है, बहुत विश्वसनीय वर्णन है। अच्छा लगता है ये वर्णन कि इतने दिनों बाद भी आपको वो समाज याद है और उसको कनेक्ट करना है, क्योंकि आज के समाज से सारी चीजों से, इसलिए उसको दिखाते हैं। तो आप अपने अतीत का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये एक बड़ी चीज है भाव अभिव्यक्ति के स्तर पर। और नए ढंग से होता है। संतोष जी का आपने जिक्र किया कल भी, वो जो अपनी कविता सुना रहे थे, नई स्त्री और पुरानी स्त्री की कविता, ऐसे ही भाव अभिव्यक्ति, ऐसे ही भाव नए होते हैं कि कैसे हम अपनी चीजों को देखते हैं। हम ये जो कथाकार हैं, सामने बैठे, इन्होंने पिछले 40-45 वर्षों में बहुत सारी चीजों को, जैसा ये पहले सोचते थे राजनीति को लेकर, बदली हैं चीजें। आज की राजनीति पर लिखते वक्त जाहिर है कि 80 के और 90 के दशक की राजनीति की समझ से काम नहीं चलने वाला है। वो दौर पूरा बदल गया। सत्ता का तंत्र मुक्तिबोध का डोमा उस्ताद रात के अंधेरे में शोभा यात्रा निकालता है। 80 के बाद उसको रात के अंधेरे की जरूरत ही नहीं। चंद्रशेखर और संजय गांधी ने ये काम कर दिया कि दिन के खुलेआम होने लगा है। हम साहित्य के लोग हैं, हमें राजनीति की भाषा में बात नहीं। भारतीय राजनीति का अपराधीकरण किया चंद्रशेखर और संजय गांधी ने। सारे डोमा उस्ताद बाहर आ गए, एकदम खुलेआम बाहर आ गए, सारी चीजें हो गई। तो हमें खुली आंखों से इन चीजों को देखना होगा और कहना होगा। और नई चीजें जब आएंगी, राजनीति में जब आएंगी, समाज में आएंगी, तो कही जाएंगी। और नए लोग कह रहे हैं, भारत में भी कह रहे हैं, भारत के बाहर भी कह रहे हैं। जो अस्मिता विमर्श आए हैं, आप देखें 40 वर्ष में उनका स्वर कैसे और बदलता चला गया है। जो नया ट्रांसजेंडर का मामला आया है, उनके साहित्य को, अब तक लोग ट्रांसजेंडर के बारे में लिखते थे, ट्रांसजेंडर जब खुद लिखने लगे हैं तो पता चला कि यथार्थ कितना अनछुआ था, वहां तक तो पहुंचे ही नहीं थे। तो अभिव्यक्ति इस तरह आती है और हिंदी इस ढंग से संपन्न हो रही है। मैं बहुत आभारी हूँ विश्वरंग का कि उन्होंने अवसर दिया। आप सबका भी आ रहा है, नहीं तो आ रहे हैं लोग, उसके साथ वही है ट्रेनिंग। उसके लिए जरूरी है कि ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग इसी तरह से होती है कि वो ऐसी जगहों पर आए और देखें कि साहित्य सब। इसीलिए क्या है ना कि साहित्य की परंपरा को जानना भी जरूरी होता है। आप जानें कि आपसे पहले क्या लिखा जा चुका है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आप वह लिखें जो आज से 40 साल पहले लिखा जा चुका है और आप गदगद हों कि आपने कुछ बहुत महान लिख लिया, आपने महान लिख लिया। तो मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय बलराम गुमास्ता जी का, राम कुमार तिवारी जी का, शुभंकर मिश्र जी का, नीलेश जी का, अल्पना जी का और आप सबका जो यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।